पहले मैंने दिल्ली की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जब मैं खुद भी ट्रैवल किया तो मैंने एक चीज पाई कि ग्राउंड पे भयानक एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है, जो 2020 में नहीं था। एक और साथ में ये हुआ, अरविंद केजरीवाल हमेशा विक्टिम खेलते थे, वो बैकफायर इस बार उनको किया, क्योंकि लोगों ने बोला यार इसको वापस से वोट देंगे तो क्या होगा भाई, ये तो वापस से केंद्र सरकार को ही करेगा, तो कम से कम जाके मोदी जी को वोट दे दो। मोदी जी की केंद्र सरकार है, मोदी जी की यहाँ पे सरकार होगी तो कम से कम हमको पीने का साफ पानी तो मिल जाएगा, सड़क तो अच्छी बन जाएगी। सो इट वाज अ हार्डकोर कैंपेन नैरेटिव ऑन गवर्नेंस। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लोकसभा में जो वोट मिलता है वो विधानसभा में उससे कम मिलता है। जी। इस बार ठीक उल्टा हो गया इसका। देखिए संजय जी, मैं अगर आपको एक थोड़ा कंसेप्चुअली मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद में वोटर्स के मन में रेट्रिब्यूशन था और वोटर्स को लगा था कि उनसे थोड़ा गलत हो गया है, पश्चाताप कह सकते हैं। हरियाणा में लोगों को धीरे धीरे लगने लग गया था नियर द इलेक्शन यार अगर ये हुड्डा जी की सरकार वापस से आ गई तो वापस से उड़दम शुरू हो जाएगी, वापस से ये अपने भाई भतीजों को नौकरियां बांटना शुरू करेंगे, कर्ची पर्ची वाला सिस्टम वापस शुरू कर देंगे। सो इट वाज अ वर्डिक्ट, नहीं कांग्रेस नहीं लानी है। देखिए राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन एक्टिविस्ट एंड ही इज अ जॉर्ज सोरोस एक्टिविस्ट। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जितनी मोहब्बत मेरे हिसाब से अपने पार्टी के वर्कर्स से नहीं करते हो, उतनी मोहब्बत उनकी जॉर्ज सोरोस के एजेंटों के साथ होती है। राहुल गांधी इज नॉट अ प्योर पॉलिटिकल ओपोनेंट, ही इज फाइटिंग द इंडियन स्टेट। The word which I use, and I use it very very consciously, that today we have an evil opposition in form of the Congress party. मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में women of Maharashtra made us move as a party from absolute majority to a landslide of more than 200. My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने जन की बात वाले प्रदीप भंडारी जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। स्वागत है आपका प्रदीप। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताएं कि ये जो आपका जो नया अवतार है, इसमें आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है? इसमें आप सहज हैं या कि थोड़ी असहजता हो जाती है? पहले तो आप फ्रीलांस थे, जो कुछ चाहते थे वो कर सकते थे, जो भी चाहते थे वो कह सकते थे, किसी की भी आलोचना कर सकते थे, लेकिन अब कुछ बंधा नहीं लगता है? नहीं, अब मैं ज़्यादा फ्री हूँ और फ्री इसीलिए हूँ क्योंकि अब मेरा मकसद साफ़ है और मेरा इस वक्त का मकसद जब क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं और मैं उनकी टीम में एक ओशन कहते हैं जिस तरीके से, उस ओशन की ड्रॉप के रूप में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और जो भी विचार रखता हूँ, जो भी पार्टी का स्टैंड होता है उसको आप फियरलेसली विथ 100% कन्विक्शन रख सकते हैं। सो एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन ये आपको मतलब मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर मतलब स्ट्रैटेजी क्या, ये मेरा कन्विक्शन है और ये मुझे काफ़ी कंफर्ट देता है। पर हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि आपकी जो ओपिनियन है वो इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, दैट इज़ द ओपिनियन ऑफ अ पार्टी एंड इट इज़ ओपिनियन ऑफ अ पार्टी विच इज़ इन गवर्नमेंट। तो उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर जितना मैं समझता हूँ ये मैटर करता है कि आप सही कर रहे हैं तो मैटर करते ही है, पर इट इज़ ऑलवेज टू अवॉइड दैट वन मिस्टेक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन जनरली लोग बोलते हैं, बोलने की बात होती है, बट वॉट आई हैव सीन इज़ एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन यू शुड नो वॉट नॉट टू स्पीक। What not to speak. speak. That is my ये आपने अच्छा एक क्लू दिया जी। लेकिन क्या जैसे आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं जी, तो एज अ सेफोलॉजिस्ट भी आपकी कोई भूमिका है? क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट तो वहाँ पहले से ही है, नरसिम्हा राव जी। मैंने दिल्ली इलेक्शंस के अंदर पार्टी ने मुझे नैरेटिव कमेटी का दायित्व दिया था, तो दिल्ली इलेक्शंस के अंदर नैरेटिव और डेटा इन सब एस्पेक्ट्स पे काफ़ी प्रखर रूप से कार्य करने का एक मौका मिला। तो वो काफ़ी, उसमें आप कह सकते हैं आपकी सेफोलॉजिकल स्किल्स, आपके नैरेटिव स्किल्स जो है मैं अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर पाया पार्टी के ओवरऑल कैंपेन में। तो क्योंकि मेरा कोर तो इज़ नोइंग द पल्स ऑफ द कंट्री एंड ट्राइंग टू नो द पल्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो थोड़ा हमें बताएं जी। अलग अलग जो चुनाव हुए हैं अभी पिछले, विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद के जो जी 4-5 प्रमुख चुनाव हुए हैं उसमें झारखंड एक आउटलायर है, बाकी हरियाणा में
बिल्कुल लोगों को आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जी तो जो भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए पहले दिल्ली से शुरू करते हैं क्योंकि वो ताज़ा है और आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व भी थे। तो जब दिल्ली में आपने आरंभ किया था ये कार्य, तब क्या लग रहा था? देखिए संजय जी, जो प्रभारी थे और उन लोगों को वो काफ़ी पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि वी विल डू वेरी वेल इन दिल्ली। ओवरऑल अगर आप दिल्ली को देखेंगे, मेरा तो ये, जब मैंने लास्ट 2.5-3 मंथ्स की मैं बात करूं, तो पहले मैंने दिल्ली की हर कॉन्स्टिट्यूंसी को, जब मैं खुद भी ट्रैवल किया, तो मैंने एक चीज़ पाई कि ग्राउंड पे भयानक एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है, जो 2020 में नहीं था। और 2020 से 25 के बीच में उनकी गवर्नेंस जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गई थी ऑन बेसिक सिविक कम्युनिटी इशूज़। साफ़ पीने का पानी नहीं, अच्छी सड़क नहीं, तो ये सब एक सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी थी। साथ में हम लोग के लिए जो चैलेंज ये था कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी किसी ने एक झूठा लीडर साबित नहीं किया था। वो कुछ भी बोलकर, बिकॉज ऑफ हिज मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग बाइंग इन 2020, ही कुड ईजिली गेट अवे विथ। इस बार ऐसा नहीं हो पाया, जो हम लोग का एक सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट था कि अरविंद केजरीवाल के लोगों के मन में एक छवि गई कि यार ये आदमी झूठ बोलता है। शीश महल जो था वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था विच गॉट अरविंद केजरीवाल डाउन एज अ लीडर, जो एक्सट्रीमली मॉरली क्रेडिबल लोगों की नज़रिए में था। विद अ लीडर, यार ये जो आदमी जिसने अपने बच्चे की सर की झूठी कसम खाकर खा दी, वो तो कुछ भी गलत और झूठ बोल सकता है। और क्योंकि गवर्नेंस ग्राउंड पे कोलैप्स हो गई थी, इसी कारण ये सब फैक्टर्स साथ में हुए थे। इस बार डिफरेंट ये था कि इस बार पार्टी ने झुग्गी बस्तीज़ के अंदर, जहां हमेशा से 90% वोट या तो पहले कांग्रेस ले जाती थी या पहले आम आदमी पार्टी ले जाती थी, इस बार पिछले 5 महीने में बहुत प्रखर रूप से झुग्गी बस्ती के बूथ्स पे पार्टी के संगठन ने काम किया। तो वहाँ पे हमारा एटलीस्ट मोर देन 70-80% ग्रोथ विज़वी 2020 वोट्स में देखने को मिला। टुवर्ड्स द लास्ट 10 days इज़ व्हेन वी पीक्ड अप वेरी हेविली अकॉर्डिंग टू मी, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द आपदा का प्रयोग किया था आम आदमी पार्टी के लिए, और वो कैंपेन को पूरी तरीके से स्टिच कर पाया। साथ में अगर आपने देखा होगा, हमने एक चीज़ ये भी करी थी कि जो अलग अलग प्रोमिसेस हमने अलग स्टेट्स में डिलीवर करे हैं, जैसे साफ़ पीने का पानी हमने, मान लीजिए देश भर में मोदी जी ने जल जीवन से दिया। दिल्ली की वो समस्या थी तो हमने कहा कि भाई अब दिल्ली में हम करेंगे। अच्छी सड़कें दिल्ली में नहीं थी तो हमने बोला कि भाई गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोदी जी ने हर जगह अच्छी सड़क दी, अब दिल्ली के अंदर देंगे। उसी तरीके से स्वच्छता नहीं थी तो मान लीजिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बनाया देंगे। एक और साथ में ये हुआ, अरविंद केजरीवाल हमेशा विक्टिम खेलते थे, वो बैकफायर इस बार उनको किया, क्योंकि लोगों ने बोला यार इसको वापस से वोट देंगे तो क्या होगा भाई, ये तो वापस से केंद्र सरकार को ही करेगा, तो कम से कम जाके मोदी जी को वोट दे दो। मोदी जी की केंद्र सरकार है, मोदी जी की यहाँ पे सरकार होगी तो कम से कम हमको पीने का साफ पानी तो मिल जाएगा, सड़क तो अच्छी बन जाएगी। सो इट वॉज अ हार्ड कोर कैंपेन नैरेटिव ऑन गवर्नेंस विच वी कुड एस्टैब्लिश इन दिल्ली। दिल्ली इज अ वेरी अर्बन ओरिएंटेड वेयर नैरेटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस बार आपने देखा होगा कि जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, वो भी 3 पार्ट्स में रिलीज हुआ था, जो लॉजिक नेचुरली पार्टी नहीं करती है। तो इस बार इट वाज आल्सो डन इन 3 पार्ट्स, बिकॉज अरविंद केजरीवाल बिफोर हैंड, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 80% कवरेज ऑफ द चैनल्स, इफ़ यू ऑब्जर्व 1 month बिफोर द इलेक्शंस, मीडिया कवरेज वॉज ओनली केजरीवाल। 12 बजे आता था, घोषणा करते थे, 12 बजे आते थे, घोषणा करते थे। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी चेक ऑन टू इट। वी स्ट्रैटेजिकली विद द लीडरशिप, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट, संगठन मंत्री, प्रभारी, everybody took a collective decision that we don't want to peak early. So the entire campaign focus was कि हम अपने टिकट वितरण, ये सब कुछ चीज़ों को कैंपेन के 12-15 दिन के पहले तक ख़त्म कर देंगे, जिससे कि कुछ भी गुणा भाग ना हो और पार्टी कैन गो कम्प्लीटली यूनाइटेड, पर्टिकुलरली इन अ प्लेस लाइक दिल्ली। सो 20 के बाद से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे कैंपेन को, एवरी डे इट पीक्ड, एंड अरविंद केजरीवाल के आर्मर में कुछ नहीं था। और मोदी जी ने जो लोकल इश्यूज़ को कहा कि भाई मैं पर्सनल गारंटी ले रहा हूँ, और अगर तुमने 10 साल कांग्रेस को दे दिया, 10 साल आपदा को दे दिया, एक मौका मुझे दो, दैट इज समथिंग विच क्लिक्ड। 15 साल कांग्रेस को दिया, हाँ 15 साल कांग्रेस को दिया और 10 साल आम आदमी पार्टी को दिया, आपदा को दिया, तो मुझे एक मौका दे के देखो, मैं तुम्हारी सड़क सही करूंगा, सब कुछ करूंगा। दैट इज व्हाट हैड क्लिक्ड हेविली विद पीपल। और साथ में क्योंकि अब उसकी सरकार पंजाब में भी थी, तो हम लोग ने ग्राउंड पे हर बूथ पे वीडियो लोगों को दिखाया कि देखो पंजाब में बोला था महिलाओं को देने के लिए, अभी तक नहीं दिया। तो क्या हुआ, अब लोगों ने बोला यार केजरीवाल कर नहीं रहा, पंजाब में कुछ काम नहीं हो रहा है,
सो वो 2020 में नहीं था. सो इट वॉज अ ह्यूज स्टार्क डिफरेंस इन द वे वी अप्रोच द कैंपेन एंड द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड ऑल्सो लॉजिकली एंड सिफोलॉजिकली 38% वोट शेयर पे 2020 में पार्टी ऑलरेडी पहुंच गई थी बाइपोलर में. अदरवाइज तो 32% पे अब दिल्ली जीत जाते थे. तो जो शिफ्ट पार्टी को लेना था वो 15 से 20 में पार्टी ले चुकी थी. तो अब तो आपको सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को मोदी जी के होप के साथ में ऐड करना था 4.5% 5% वोट को बढ़ाने के लिए. सो दिस इज वेयर यू हैड द बेस दिस टाइम विच वॉज नॉट इन द केस इन 2020 में. तो आपको अपना बेस वोट ही बढ़ाना था टू एडजस्ट टू अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट. सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड इज समथिंग विच मेक वर्क. अलॉन्ग विद दैट बजट में जो 12 लाख ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था. जनरली दिल्ली में लोग मिडिल क्लास वोट इतना करने निकलता नहीं है, पर इस बार हमने देखा कि मिडिल क्लास में भी वो एक्साइटमेंट और जोश था, जिसके कारण वहाँ की बूथ्स में भी हमको 80% 90% पोलिंग हमारे पक्ष में होते हुए दिखी. सो इट वॉज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, बट वोट वॉज एंटायरली लेट्स गिव मोदी अ चांस इन दिल्ली. 12 लाख वाली जो आप बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का जो जी रिबेट बढ़ाया था, तो जो इनकम टैक्स देने वाला वोटर जो है दिल्ली में भी वो कोई 6-7% ही है. तो इतना इम्पैक्ट डाला क्या उसका? एक्चुअली क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे डिटेल में रिजल्ट को भी, तो कई सीट्स हैं. फॉर एग्जांपल राजेंद्र नगर की आप सीट ले लीजिए. इट्स एन हार्ड अर्बन कॉस्मोपॉलिटन. अब वहाँ पे पिछली बार क्या होता था, पूरा 90% जोगी बस्ती का वोट केजरीवाल जी की पार्टी ले जाती थी और मिडिल क्लास वोट इतना निकलता नहीं था. तो हमको इस 7-8 सीट्स में भी जो इम्पैक्ट पड़ा, that took us till 48. और Delhi is not a very big 200 constituency assembly. It's a very 70 assembly constituency. तो that too very small constituency. Very small, 20-25-30 हज़ार वोट, 5,000 वोट भी बहुत मैटर करता है. तो वो सब छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे. लेकिन आपका जो वोट शेयर डिफरेंस था वो तो मुश्किल से 2-2.5% ही था. I think क्योंकि केजरीवाल has come down from 60% in 2015 now to 43-44. So this is a dip which is happening since then. Next time as we perform better and as he gets defeated in Punjab, आप देखिएगा कि he will fall less than 40. So I think it was around the expected lines only. मतलब क्योंकि अगर कोई पार्टी 50, पिछली बार भी ही वॉज 51-52, तो 5.5% उसका कम वोट होना इज़ अ बिग स्विंग इन अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी. हाँ, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे, आप जो हैं वो 46-47 46-47 के आसपास हैं जी. लेकिन लोकसभा का जो फिगर आता है 56-57 वाला, वहाँ अभी भी नहीं पहुँचे. वो इसमें जर्नी है. तो आई बिलीव जैसे ये सरकार अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी, कई लोगों का मोहभंग और जो अभी थोड़ा सा कुछ, जैसे मैंने आपको बोला, लोअर अर्बन पुअर के अंदर, दैट इज़ वेर ही विल ट्राई टू गेट मोर ऑफ दैट वोट. देखिए दिल्ली का वोट जो होता है वो बहुत पर्टिकुलरली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में. एक और चीज़ मैं बोलूँगा आप संजय जी, फ़र्क है जो डीलिमिटेशन जिस तरीके से हुआ है दिल्ली में शीला जी के समय से, वो एक इस फॉर्म में डीलिमिटेशन हुआ है जिसमें जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटर जो रहा है वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहा करता था. और तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे कटी हैं जिसका एक भले आप मान लीजिए एक भाग जो है किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वही उसी जगह का दूसरा भाग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है. सो व्हेन द कांग्रेस हैड डन दैट डीलिमिटेशन, इट वाज नॉट डन वेरी डिस्पैशनेटली, बट इट वाज डन इन अ मैनर टू बेनिफिट द कांग्रेस पार्टी इन दिल्ली. तो इसीलिए जनरली आप देखेंगे कि 6 मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स होती हैं वहाँ पे हमेशा लीड करते थे, और 12 SC सीट्स है जहाँ वो हमेशा लीड करते थे. इस बार हमने SC सीट्स में भी कंपैरेटिवली डेंट किया है. सो जब डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्पैशनेटली सही मापदंड के हिसाब से होगा, वो भी काफ़ी बड़ा फ़र्क होगा दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की ट्रू स्पिरिट को रिप्रेजेंट करने में. जी, तो अब जो दिल्ली की सरकार बनी है, इसका क्या एजेंडा है? देखिए मेरे हिसाब से अब ग्राउंड पे अगर आप कोई कभी दिल्ली जाने का आपको मौका मिले तो आप देखेंगे कि मैं जैसे हर दिन बात करता रहता हूँ लोगों से, तो एक तो पल्स चला गया है कि सड़कें बनना शुरू हो गई है लोगों में, और काम दिखना शुरू हो गया है, सफाई होना शुरू हो गई है. लोग यमुना
रिवर फ्रंट पे भी काम होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। जो सरकार का जो मेन एजेंडा था, जो पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में, उसको पूरा करना पड़ेगा। और आई बिलीव इन द नेक्स्ट 100 days यू विल सी द गवर्नमेंट कमिंग अप विद व्हाट इट इज़ डिलीवर्ड इन 100 days। पर मैं पूर्ण विश्वास को रखता हूँ, क्योंकि एक यूफोरिया और होप है। और जनरली आप एक चीज़ देखेंगे कि बीजेपी एज अ पार्टी इज़ अ पार्टी ऑफ गवर्नेंस। तो जहाँ अच्छा हम लोग गवर्न करते हैं, हम 15 साल 20 साल तक सरकार के अंदर रहते हैं। एंड वी हैव कम इन टू गवर्नेंस इन दिल्ली आफ्टर 27 years। आई बिलीव वी हैव द प्लान एंड द लीडरशिप वांट्स टू सर्व दिल्ली फॉर लॉन्ग। अच्छा, एक और दूसरे स्टेट पे चलते हैं जहाँ चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा में एक प्रकार से बड़ी बुरी हार देखनी पड़ी थी एनडीए को, लेकिन जो वोट का डिफरेंस था वो लगभग आधा प्रतिशत था। एब्सोल्युटली। जो यूपीए थी उसको आधा प्रतिशत वोट एनडीए से अधिक मिला था लोकसभा में। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लोकसभा में जो वोट मिलता है वो विधानसभा में उससे कम मिलता है। कम मिलता है जी। इस बार ठीक उल्टा हो गया इसका। मुझे लगता है और आप जो है वो लगभग ख्याल से 11% वोट जो है वो अंतर हो गया। तो जी। उनका 5-5.5% घटा और आपका 5-5.5% बढ़ा। तो ऐसा क्या हो गया इस बीच में कि महाराष्ट्र में पासा पूरी तरह से पलट गया? देखिए संजय जी, मैं अगर आपको एक थोड़ा कंसेप्चुअली, मुझे लगता है कि लोकसभा के बाद में वोटर्स के मन में एक रेट्रीब्यूशन था, और वोटर्स को लगा था कि उनसे थोड़ा गलत हो गया है। पश्चाताप कह सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था ये। तो ये अगर आप देखेंगे, और वो हरियाणा से शुरू हुआ था, क्योंकि हरियाणा वॉज आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन टू विन इन 2025। Sorry, 2024, after the Lok Sabha. And in these elections, if you ask me honestly, the most important election which started to make that upswing was हरियाणा, क्योंकि मोरल अप करने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि कांग्रेस का इकोसिस्टम 99 पे। हम हरियाणा को अलग से डिस्कस करेंगे। तो भले हरियाणा जो है वो मैं इसीलिए लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। हाँ, क्योंकि आपने इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, मैंने भी आपके कई वीडियोस देखे। तो एक तो ये कॉमनैलिटी मैंने देखी है, ये जो एसेंशियल कॉमनैलिटी वोटर की साइकी में। अब मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का वॉज कमिंग ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ विक्ट्री ऑफ हरियाणा। पॉइंट नंबर 1, जो ग्राउंड पे दिक्कतें थी उसको सरकार ने समय रहते कई जगह पे फिक्स करा था, वेदर इट इज़ इनटू पार्टीज पार्टी कोऑर्डिनेशन, वेदर इट वाज जो पॉकेट्स में हमको वोट नहीं मिला, मान लीजिए विदर्भ के अंदर हमने अच्छा नहीं किया, along with लाडकी बहना which played a very important role which was there। and then ये तीनों के बीच में जो आपसी समन्वय, whether it was उद्धव सेना, whether it was शरद पवार, whether it is कांग्रेस, इनके बीच में जो आपसी समन्वय था वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। हम लोग अपनी गलतियों की वजह से लार्जर महाराष्ट्र के अंदर हमको नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन ने कुछ बहुत तूफानी कैंडिडेट्स दे दिया, तूफानी कुछ कर दिया। इट वॉज आर ओन इंटरनल थिंग्स एंड दैट इज वॉट द स्टेट यूनिट करेक्टेड। But the scale of the victory of 200, honestly, I also did not imagine that it will go till that such a big scale. I was thinking, मेरा सेंस था कि यार एब्सोल्यूट वन वे विक्ट्री होगी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल मेजॉरिटी होगी। क्योंकि जो महिलाओं का एक तरफा वोट, हमको जहाँ से जो भी फीडबैक आ रहा था कि महिलाओं ने कहा कि यार ये लोग दे रहे हैं, इनने अच्छा काम किया है, इनकी तरफ कोई गारंटी नहीं है। साथ में क्योंकि जब जैसे ये लोग बिहेव कर रहे थे, वेदर इट इज़ उद्धव, कांग्रेस, अदर्स, दैट वेंट अगेंस्ट द प्राइड ऑफ मराठा प्राइड। तो कई पॉकेट्स के अंदर जो वोट हमसे शिफ्ट हुआ था वो वोट हमको वापस मिला था, पर्टिकुलरली मराठा वोट। और ये सब वोट्स जो है हमको विदर्भ के अंदर जो हमने काफ़ी ख़राब किया था लोकसभा के वक्त में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विधानसभा में हमने उसको भी विदर्भ के अंदर वी डिड वेरी वेल। और कहते हैं कि विदर्भ इज़ अ स्विंग एरिया विच वॉज देयर। अलॉन्ग विद दैट जो अर्बन पॉकेट्स है मुंबई में, दैट इज़ ऑल्सो वॉट वी स्वेप्ट। सो टू पुट इट इन शॉर्ट, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में विमेन ऑफ महाराष्ट्र मेड अस move as a party from absolute majority to a landslide of more than 200। मुंबई का आपने उल्लेख किया, तो मुंबई में तो वैसे यदि देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार नहीं है जैसे दूसरे क्षेत्रों की यदि बात करें, क्योंकि आपने 21 सीटें ही जीती हैं सबने मिला के, और शिवसेना ने वहाँ पर काफ़ी सीटें निकाली हैं। 10 सीटें जो उनकी 20 सीटें हैं उसमें से 10 सीटें वो मुंबई अकेले जीते।
हाँ, पर एक चीज़ मैं शिफ्ट अगर आप मुंबई को देखेंगे तो हमेशा से ये उद्धव के जो ओरिजिनल सेना मतलब जो हमेशा बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी का गढ़ वो हुआ करता था. सो फॉर अस टू प्रूव एज एनडीए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कुड मेक अ डेंट. अब जब बीएमसी इलेक्शंस आएंगे तो आप देखिएगा कि हम इसमें और बेहतर करेंगे, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ उसका कार्यकर्ता नहीं है. तो कब हो रहे हैं बीएमसी इलेक्शन? ये तो आपको खुद जिनसे स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा. क्योंकि बीएमसी इलेक्शंस की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, फिर बाद में हुआ नहीं पहले स्टेट इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद करवाए जाएंगे. खैर वो कोर्ट का बहाना तो है, लेकिन अब तो मुझे मेरे विचार से पूरी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि साहब बीएमसी के मेरे इलेक्शन हिसाब करवा से लिए हो जाएं. जाएंगे. यू विल सी देम हैपनिंग सूनर रादर देन लेटर. एक और भी जो आपने विदर्भ का उल्लेख अवश्य किया, लेकिन जो स्केल ऑफ विक्ट्री थी, क्योंकि यूपीए वाज रिड्यूस टू जस्ट 45 सीट्स, 45 सीट्स. तो अब 230 से ज़्यादा सीटें आप लोग निकाल के लाए, तो वो जो स्केल ऑफ विक्ट्री थी दैट वाज ट्रेमेंडस. यानी कि भारतीय जनता पार्टी 132 सीट जीती, इट्स ओनली जस्ट 13 शाय ऑफ फुल मेजॉरिटी. 88% का स्ट्राइक रेट था, विच इज हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस फॉर एनी पार्टी, इन पर्टिकुलर इन द लास्ट 20 तो इट इज़ जस्ट नॉट, ये जो छोटी छोटी ट्वीक्स थी खाली इनसे तो नहीं हुआ, खाली जो पश्चाताप है उससे तो नहीं हुआ, कुछ और भी समथिंग एल्स आपने स्टडी किया होगा निश्चित रूप से. व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर जो कि स्केल को इतना हाई ले गया? तो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये स्पष्ट मानता हूँ कि लोगों के मन में दो चीज़ थी कि एक तो रेट्रीब्यूशन था, साथ में जो विमेन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि महिलाओं का 80-85% तक कई कई एरियाज में हमने पोल करा है, तो वो कई सीट्स में हमको उसने एडवांटेज दिया. मैं कास्ट वाइज स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता हूँ इसमें, वो तो मैंने एनालिसिस हम सब नहीं देखा है. बट मेरा जो इसमें लिमिटेड एनालिसिस है कि जो महिलाओं ने महाराष्ट्र में अभी तक, अगर हम लोग पिछले 3 इलेक्शंस को देख लेंगे असेंबली या 4 इलेक्शंस को देखेंगे, जितना वन वे हमको समर्थन मिला इस वाले में वो अप्रत्याशित था, और उसका एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला. देखिए लोगों के मन में मोदी जी के प्रति 1% भी एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं हुई जब से वो गवर्नेंस में आए, ये मेरा मानना है. इस पर लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं. बाकी लोकल फैक्टर जब प्रभावी हो जाते हैं तो वो प्रो इनकम्बेंसी का स्केल हमको या तो कभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है. पर मोदी जी हैज़ ऑलवेज बीन प्रो इनकम्बेंसी. महाराष्ट्र में महिलाओं की जो लाडकी बहना की जो स्कीम रही, मेरे हिसाब से वो एक एक्स फैक्टर रहा. बाकी आपने क्योंकि इतना डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ये जो आपका वो जो लाल किताब वाला जो कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशन का, जी, कि साहब के कॉन्स्टिट्यूशन हटा दिया जाएगा, इसको संभवतः उस समय काउंटर नहीं किया गया. वो तो लोकसभा के वक्त आप जो बात कह रहे हैं, लोकसभा और इस बार जो है वो उसने काम नहीं किया, तो वो तो पर हरियाणा से ही उसका एक डैम्पनिंग इफेक्ट देखने को लोगों को लगा था. पर मेरे को लगता है महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर, महाराष्ट्र दिल्ली में आपको मैं फ़र्क बताऊंगा. दिल्ली में 55% तक मेन वोट रहता है, 45% तक फीमेल वोट होता है. महाराष्ट्र का अगर आप वोटिंग परसेंटेज भी देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंक्रीज इन वोटिंग अगर किसी मैन और विमेन में हुआ, विमेन का हुआ विज़ लास्ट इलेक्शन. एंड इट वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज अगर 2 असेंबली इलेक्शंस को आप कंपेयर करेंगे. मेरे हिसाब से वो काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा जिसने हमको 200 प्लस क्रॉस करा. एक चीज़ और भी देखने को मिली, जैसे पिछली बार या पिछली से पिछली बार 2014-2019 में दोनों बार ये जो वंचित बहुजन अघाड़ी थी ये काफ़ी वोट उनके काटती थी. इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी 2% से नीचे चली गई, लेकिन उसके बाद भी आपको पूरी इतनी इस स्केल पे विक्ट्री मिली. तो इससे आपने क्या कोई शिफ्ट देखी कि जो एससी वोट है वो बड़ी मात्रा में एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ है? मेरे हिसाब से जो आपने अभी इसके पहले बात करी कि भाई लोगों के मन में जो एक डर ऑपोजिशन ने पैदा किया था लोकसभा में 2 राज्यों में, इन पर्टिकुलर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कि भाई संविधान जो है अगर आए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, रिजर्वेशन चीज़ हो जाएगी.
इसको लोगों ने देखा कि ये धीरे धीरे पर्टिकुलर लोकसभा के बाद में कि यार ये ना झूठ बोल रही है ऑपोजिशन, और इसको हम ग्राउंड पे बहुत अच्छी तरीके से ये भले उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र आ गया लोकसभा में, हम बहुत अच्छी तरीके से परकोलेट कर पाए। तो वो जो वोट शिफ्ट जो कई कई एरियाज में सिग्निफिकेंट मैनर में हुआ था ऑपोजिशन की तरफ में, और फियर के चक्कर में वो हमारी तरफ वापस आया था। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी वोट शिफ्ट परमानेंट होता है या एक इमोशनल कनेक्ट से होता है या एक गवर्नेंस की वजह से होता है तो कभी इतनी जल्दी नहीं आता है। तो वो था तो हमारा ही वो, पर क्या है कि भाई शेर आए शेर आए शेर आए, वो डरा जो कहते हैं ना पुराना डराने, उस चक्कर के अंदर, और उस वक्त हम मतलब जिस प्रखरता के साथ अभी हमने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। आपको याद होगा कि एक और फेक वीडियो चलाने का प्रयास किया गया था पार्लियामेंट में मिस्टर अमित शाह जी का, उसको हम लोगों ने इमीडिएटली जो काउंटर करा था। तो वी वर वेरी अप ऑन आवर टोस नोइंग दैट आवर ऑपोजिशन इज एन ईविल ऑपोजिशन। यस यस, तो मुझे ध्यान है उस समय लोकसभा के समय पे जब हम लोगों को भी समाचार मिला था और ऊपर कन्वे किया गया था, तो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी धक्का लगा। तो अब आते हैं जो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, जो वो हरियाणा का इलेक्शन था। लेकिन हरियाणा के इलेक्शन में आपसे सीधे सीधे पूछना चाहूँगा, वो आपने जीता या कि कांग्रेस ने हारा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, इफ़ यू आस्क मी वेरी ब्लंटली, आई थिंक आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, मैक्सिमम गलती कांग्रेस पार्टी ने एज अ पार्टी जिनकी किसी इलेक्शन स्टेट में करी थी तो हरियाणा में करी है। बिल्कुल आउटसोर्स मॉडल मेरे हिसाब से संजय जी, हरियाणा में 2 चीज़ें अगर आप देखें, एक तो कांग्रेस पार्टी में आपसी इतनी लड़ाइयाँ थी, आपसी मतलब हमसे ज़्यादा खिलाफ लड़ रहे, ज़्यादा तो आपस में लड़ रहे थे, पहली बात। दूसरा, लोगों को धीरे धीरे लगने लग गया था नियर द इलेक्शन से, यार अगर ये हुड्डा जी की सरकार वापस से आ गई तो वापस से हुड़दम शुरू हो जाएगी, वापस से ये अपने भाई भतीजों को नौकरियां बांटना शुरू करेंगे, कर्ची पर्ची वाला सिस्टम वापस शुरू कर देंगे। तो वो लोगों के मन में डर, और वो जो उनका शासन पहले चलता था वो वापस रिकॉल वैल्यू आ गई थी। सो इट वॉज अ वर्डिक्ट, नहीं कांग्रेस नहीं लानी है। किसान आंदोलन का भी था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हम तुरंत इनको शंभू बॉर्डर खोल देंगे। वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेट किया। मैंने क्या किया कि देखिए, अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी लोकसभा के बाद में कि 99 पे राहुल को लगने लग गया था और इकोसिस्टम को लगने गया 99 पे हम 199 की पार्टी है, पर शायद तुम 99 पे तीसरी बार सिंगल डिजिट में हो, विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस। पर उस ओवर कॉन्फिडेंस में एक इलेक्शन को सिर्फ हवा में नहीं जीत सकते हो, आपको उसके प्रति वोट पोलिंग बूथ पे लोगों को लाना, सही कैंडिडेट्स को टिकट देना, बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जब शैलजा और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में जो आपसी इतना तनाव चल रहा था, उसके कारण कई दलित वोट्स हम लोग की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरा, जब इन्होंने कहा कि भाई हम शंभू बॉर्डर को भी खोलना चाहते हैं, खोल देंगे, उससे जो नॉर्मल व्यक्ति है जो पीस चाहता है उसको लगा यार इसको कर देंगे, ये तो पहली शुरुआत है, ये तो जाके दिल्ली, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली और हरियाणा में तो परमानेंट ब्लॉकेट कर देंगे हुड्डा जी राजनीति के चक्कर में, राहुल गांधी के कहने पर। बिकॉज अभी तो आपने देखा क्या बोला कल से AMM वाले और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले क्या धमका रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर आ जाएगा तो हम जो है सड़कों पे बैठ जाएंगे शाहीन बाग जैसे। तो लोगों को यार अगर ये क्या कर देंगे अगर ये वापस आ जाएंगे। तीसरा, मैं वापस से बाहर इसको रिट्रेट करूंगा, देयर वाज एन एंटी करंट अगेंस्ट द कांग्रेस कि यार अगर कांग्रेस आ गई तो वापस से हुड़दम शुरू हो जाएगी गाँव में, वापस से जाके इन लोग की मनमानी शुरू हो जाएगी, वापस से खर्ची पर्ची का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो चलो कम से कम अभी ठीक तो चल रहा है। दैट इज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ने जो आई वुड से भारतीय जनता हमारी पार्टी और जो लार्जर विचार परिवार के साथ में जो हमारा एक्सेसिव क्लोज कोऑर्डिनेशन और माइक्रो तरीके से वर्क हुआ था, आई बिलीव दैट वाज इन हरियाणा अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये सब ने इंश्योर किया कि जो मोदी जी का एफर्ट है वो रिजल्ट विक्ट्री में कन्वर्ट हो। और भी जो कांग्रेस के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर केवल एक ही नहीं है, जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, वो तो मैंने आपको शुरुआत में बात करी। उसके अलावा विद इन जाट्स जो हैं वो खाली एक ही परिवार का वर्चस्व हो गया,
तो आपने देखा जैसे श्रुति चौधरी, बंसीलाल जी की इससे हमारी- फैमिली का एक फैक्शन आपकी तरफ आया, वो एरिया जो है उसमें आपको बहुत बढ़त मिली। उसके अलावा हमारे सुरजेवाला जी हैं, वो भी चुपचाप बैठ गए। देखिए ये 3 धड़े में लड़ रहे थे। दूसरे आपके वीरेंद्र सिंह जी, वो चुपचाप बैठ गए। तो ये जो मैंने कहा ना आउटसोर्स मॉडल, हुड्डा जी को लगा था, राहुल गांधी जी ने सब कुछ हुड्डा जी को आउटसोर्स कर दिया कि साहब बस ये है और यही सब कुछ करेंगे। देखिए राहुल गांधी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन एक्टिविस्ट एंड ही इज अ जॉर्ज सोरोस एक्टिविस्ट। उनको अभी वो शायद से वियतनाम में घूम रहे हैं, या पता नहीं जॉर्ज सोरोस के कोई एजेंट से मिल रहे हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती जी, राजनीति के लिए आपको तपना पड़ता है। जॉर्ज सोरोस एक्टिविस्ट, आप बड़ा चार्ज लगा रहे हैं उनके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जितनी मोहब्बत मेरे हिसाब से अपने पार्टी के वर्कर्स से नहीं करते होंगे, उतनी मोहब्बत उनकी जॉर्ज सोरोस के एजेंटों के साथ होती है। राहुल गांधी इज़ नॉट अ प्योर पॉलिटिकल ओपोनेंट, ही इज़ फाइटिंग द इंडियन स्टेट एंड वी हैव एन ईविल ऑपोजिशन एंड आई से दिस विद all conviction on my hand. Evil opposition. It's an evil opposition. The word which I use, and I use it very, very consciously, that today we have an evil opposition in form of the Congress Party. Union of States. Union of states fighting the Indian states, creating a north versus south divide, trying to divide the Hindu community on the basis of caste lines, trying to get Muslim community on the roads, trying to ensure that a Bangladesh-like situation is created in this country. All of this is Rahul Gandhi's agenda. Rahul Gandhi wants India's social fabric to be weak. That is what Rahul Gandhi wants. राहुल गांधी की नीति और नीयत देश के हित की नहीं है। ये क्योंकि हमेशा से और ये इनके परिवार का इतिहास रहा है, जब भी क्रिटिकल समय आया देश की यूनिटी और फैब्रिक को एक करने के लिए, ये हमेशा इन लोगों ने स्टैंड, पर्टिकुलरली राहुल गांधी, जो मुझे लगता है लैप में एक ऐसी पावर्स के साथ में जो वीक इंडिया चाहते हैं। आज बहुत ग्लोबल शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इतनी 1 बिलियन की डेमोक्रेसी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जो आज एक सेफ सिक्योर नेशन के रूप में आगे बढ़ रही है, जो अगर इसी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के हिसाब से आगे बढ़े तो इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द ईयर। इट हैज़ टू बी अंडर मोदी जी 3rd लार्जेस्ट, बट इट विल बी द 1st लार्जेस्ट इकॉनमी। इट विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकॉनमी विच विल बी ए पैरेलल। लोग इंडिया चाइना यूएस चाइना इंडिया की बात कर रहे हैं, मैनी पीपल मे नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, दे माइट बी यूजिंग मिस्टर राहुल गांधी एज अ टूल टू मेक इट हैपन। एंड वी हैव सीन दिस एट क्रिटिकल टाइम्स। पहले वो डोकलाम हो गया, भले किसी से, अभी वियतनाम है। मैं पूछना चाहता हूँ, जितना समय वो आदमी रायबरेली में नहीं, उतना समय वो वियतनाम में क्या कर रहे हैं? एक ही वियतनाम में 3 महीने में ऐसा क्या चले गया? ऐसी कौन सी ऑफिशियल विजिट होगी? ऐसा कौन सा फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे हैं? और जब पब्लिक के सामने फॉरेन अफेयर्स की बात करते तो हमने देखा ये चैटम हाउस में अमेरिका के सामने बोल रहे हैं, आ जाओ लोकतंत्र में इंटरफेयर कर दो, पूरा डीप स्टेट को बोलते हैं, यूके को बोलते हैं आओ लोकतंत्र में इंटरफेयर कर दो। ये कोई ऐसा नेता है हो सकता है जो देश के प्रति मान सम्मान रखता है? हमने जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को भी देखा है, हम लोग ने ऑपोजिशन के अंदर अरुण जेटली को भी देखा है, हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं। हमारी पार्टी कितने लोग ऑपोजिशन में, अरुण जेटली जी, सब सुषमा स्वराज, परंतु जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती कभी किसी ने ये बात नहीं करी। पर मैं वापस से कह रहा हूँ, आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी से पॉलिटिकल ऑपोजिशन की नहीं, इसके साथ नहीं है। आज लड़ाई कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम की है, जिसके पैर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, जो भारतीय सनातनी समाज को कमज़ोर करना चाहता है। क्या कोई भी जनेऊधारी शिव भक्त ऐसा हो सकता है महाकुंभ के अंदर डुबकी नहीं लगाए? कैसे राहुल गांधी ने महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई? बताइए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अभी तक क्यों नहीं गए? जेन्युइनली सवाल पूछा जा रहा है। क्या आपने अरविंद केजरीवाल जैसे जो अपने आप को चुनाव के समय में हिंदू 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 कहते हैं, अभी 1 तारीख को, अभी जब होली का दिन था, उन्होंने रमज़ान के लिए विश किया, होली के लिए विश क्यों नहीं किया? तो ये सब दर्शाता है कि इनका मकसद सिंपल यही है कि हिंदू बटे, वोट बैंक एकजुट हो और उसके बाद हम देश में राज करें। ये देश की जनता इसके खिलाफ 2014 से खड़ी हो चुकी है, 29 में भी खड़ी होगी, 34 में भी खड़ी होगी, और बार बार इन तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को जवाब देगी कि सनातनियों का अपमान नहीं हिंदुस्तान सहेगा। राजनीतिक दल कोई भी आ सकता है, जा सकता है किसी भी राज्य के अंदर, परंतु सनातन भारत का जो रिवाइवलिज्म 2014 के बाद से होना शुरू हुआ है, वो एक ऐसी धारा है जो रुकने वाली नहीं है। वो जातीय जनगणना वाला कार्ड आजकल चल नहीं रहा है क्या? पहले तो उनसे बोलिए ना, अपनी परिवार और अपने परिवार के इंस्टीट्यूशन में जितनी आबादी उतने हक की बात करें। पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में तो उसको इम्प्लीमेंट करें। कैसे कोई व्यक्ति
जो बातें करता है वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस नहीं करता है, जो अपने खुद के परिवार के क्लोजेट्स में वो प्रैक्टिस नहीं करता, और देश को ज्ञान कैसे दे सकता है जी? कैसे दे सकता है? देखिए, कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है। कास्ट रिप्रेजेंटेशन एक सोसाइटी की नेसेसिटी है, क्योंकि सबको इक्वल स्टेक होल्डरशिप पावर में मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। परंतु कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ये होती है कि एक समाज, एक जाति को दूसरी जाति के बीच में उनमें बैर पैदा करो, एक में दूसरे के खिलाफ बार को बढ़ाओ, गैप को बढ़ाओ, और एक अपना वोट को एकजुट करो। ये देश के लिए हानिकारक है। तो अभी जो अब आंध्र प्रदेश में जो कास्ट सेंसस इन्होंने कराया है, तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? कुछ कार्रवाई होती दिख रही है आपको? आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं कि तेलंगाना की? तेलंगाना की बात, सॉरी तेलंगाना। आपने देखा तेलंगाना के कास्ट सेंसस की रियलिटी क्या हुई? इतने सारे ओबीसी जिनको होना चाहिए था उस लिस्ट के अंदर, ओबीसी नहीं रहे, उनको उसमें जोड़ा नहीं गया। इसके साथ में कितने सारे लोग उसमें से छूट गए। तो मैं मकसद ये कह रहा हूँ, इनका रियल मकसद है इनके कांग्रेस पार्टी का कि ये देश के ओबीसी समाज को वंचित करना चाहते हैं, और इनकी जो फेवरेट तुष्टीकरण का वोट है उसको एससी और ओबीसी के अंदर दायरा देना चाहते हैं। ये है इनकी असली नीति, और ये बैकडोर से ही करना चाहते हैं। इनके अंदर की कोई नीति साफ नहीं है, ये इनका असली मकसद है, जो हम होने नहीं देंगे। हम कास्ट सेंसस जो है वो तो समय के साथ होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं। पर मैं जो आपको वापस से बात कह रहा हूं कि जो ये लोग की मंशा है कि बैकडोर से कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी का हक छीनना चाहती है और अपने तुष्टीकरण के वोट को देना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते मुमकिन नहीं होगा। कर्नाटका में मेरे ख्याल से 12 साल हो गए कास्ट सेंसस हुए, वो कहाँ पड़ा है? अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसको कुछ नहीं किया है, ना उसके नतीजे रिलीज करे हैं, पर वो साथ में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रही है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो अभी आपने देखा होगा कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भी अब मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन चाह रही है। दिक्कत यही है कांग्रेस पार्टी की, वो हम कहते हैं भले हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, इक्वालिटी की जो आप बात करते हैं, विच इज़ द नॉर्म। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू सेकेंड ग्रेड सिटीजन है, सिर्फ और सिर्फ अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए सब कुछ करेंगे। ये हम में और उनमें फ़र्क है। उन्होंने तो पूरी कम्युनिटी को विक्टिम बना रखा है, जो सवेरे उठती है तब कहती है हमने 1000 साल राज किया है, और शाम को कहती है हम विक्टिम है। मुझे लगता है उस कम्युनिटी के कुछ ठेकेदार जो हैं, जो इस बात से घबराए हुए हैं कि उनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी कम्युनिटी को डर के माहौल में रखने में चलती है, और अब धीरे धीरे कुछ, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, पर धीरे धीरे कुछ कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये तो सब तुष्टीकरण के लोग हैं, ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हम विकास के साथ जाना चाहेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसमें भी एक डिवीज़न होगा। विकास के साथ कभी नहीं जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लीजिए, उनकी एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बट मैं आशान्वित हूँ कि भारत का आज हर तक दुनिया में एक भी इंस्टेंस नहीं है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी विकास के साथ गई है। तो मेरे विचार से कई बार ऐसा होना चाहिए ना कि जो दूसरों के अनुभव हैं उससे सीख ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। गवर्नमेंट पर संजय जी, हमारी गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी तो हम लोग एब्सोल्युटली अगेंस्ट तुष्टीकरण है, पर जो भी गरीब व्यक्ति है, किसी भी धर्म या समाज से आता है, उस वंचित को अगर कोई भी सुविधा होगी तो उसको देना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो सच्चाई है उससे हम परे नहीं है। इनफैक्ट आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं वो बात देश की डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज से ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या होगा आने वाले 20 सालों में, जिसके बारे में देश को सोचना चाहिए कि इस देश के कोई एरियाज़ की डेमोग्राफी डिसप्रपोर्शनेटली चेंज हो रही है, और जहाँ जहाँ डेमोग्राफी डिसप्रपोर्शनेटली चेंज हो रही है वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पतन हो रहा है, और वहाँ रिलीजियस बेस्ड वोटिंग बढ़ रही है। सीमांचल के एरियाज उठा के देखिए, मुर्शिदाबाद उठा के देखिए, इन सब एरियाज़ को देखिए। देश को आने वाले 20-25 सालों के में निर्णय करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा इसके प्रति। क्योंकि जब आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था
तो जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी उसमें 88% पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुस्लिम लीग जीती थी और वो वोट यहीं पे हुआ था। 88% भी ओवरऑल जीती थी। जो मुस्लिम सीट्स भारत में थी उसमें 93% जीती, जी। तो क्योंकि पंजाब में उनको इतनी सफलता नहीं मिली थी, तो मेरे हिसाब से सिंध में भी नहीं मिली थी। तो मेरे हिसाब से आपने जिस तरीके से कहा, हमको एज अ कंट्री हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक तब तक ही बना हुआ है, तब तक बने रहेगा जब तक अब हिंदू मेजॉरिटी रहेंगे। मैं इसमें पूरी मानता हूँ। भारत लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। तो फिर सरकार को, बीजेपी को विशेष तौर से ये सोचना चाहिए कि जो हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसका एक डेमोग्राफी एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए। It is related to security of India. It is not just a plain case of religious voting or Absolutely, something yes. like that. It is I related agree. to security of India. I agree completely, and I believe that should be the discourse. And you are very well connected to a lot of people, who have a voice in the security, in the national, in these intelligence and other places. I definitely believe so, and I have studied this demography topic in the last 10 years, traveling across the length and the breadth of country. I have stayed in those places, and I say this out of 10 years of research कि डेमोग्राफी जो डिसप्रपोर्शनेटली, मान लीजिए 25 एरियाज की बढ़ रही है, क्या वो 25 पॉकेट्स में हम क्या उसको अप्रोच करेंगे? उस 25 पॉकेट्स के अंदर क्या हम लोग का क्या वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इंप्लीमेंट हो रही है? क्या वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बन सकते हैं? एक एरिया भी बन सकता है, हमने तो देखा ही हुआ है। शर्जील इमाम ने क्या बोला था? शर्जील इमाम ने यही तो बोला था। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पॉलिसी जो नेहरू जी की समय से गलत हुई, आर्टिकल 370 जो टेम्पररी को हम लोग ने तुष्टीकरण के नाम पे 70 साल चलाया, कितना नुकसान हुआ देश को, कितनी इनोसेंट जाने गई। तो ये मेरे लिए जो आप बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म, दिस इज समथिंग विच वी शुड एज पेट्रियट्स थिंक एंड अराइव एट व्हाट विल बी आवर अप्रोच। थोड़ा आगे आने वाले चुनावों के बारे में बात कर लें। जी, तो बिहार में क्या दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से एज अ सेफोलॉजिस्ट पूछ रहा हूँ इस समय। मैं एज ए सेफोलॉजिस्ट आपको बताऊं, नॉट डन एनी प्राइमरी डेटा, बट लुकिंग एट इट सेकेंडरी डेटा के वजह से, थोड़े से डिस्टेंस से देखते हुए, मेरे हिसाब से हम लोग अभी तक की सबसे अच्छी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी। और मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है, एक एंटी फैक्टर है आरजेडी के प्रति हमें बिहार के अंदर अभी भी, जिससे लोग सिंबलाइज करते गुंडा राज और जंगल राज। नीतीश जी का जो भी वोट है, जितना भी लोग का है, वो कंप्लीटली इंटैक्ट है। साथ में मोदी जी का बिहार के अंदर, अगर आप लोकसभा का भी नतीजा देखेंगे, जब पास्ट के अंदर जस्ट एडजेसेंट यूपी में फेक न्यूज़ चली, महाराष्ट्र में चली, पर बिहार के अंदर वी स्टिल गॉट मोर देन 30 सीट्स एज एनडीए। तो मेरा मानना है मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है वो, और साथ में जो आरजेडी का ये गुंडा राज और जंगल राज, अभी भी हमने तेज प्रताप यादव को वीडियो देखा, और महिलाएं हमारे साथ में बिहार के अंदर काफ़ी प्रखर रूप से हैं। ये सब फैक्टर्स कंबाइंड अलॉन्ग विद वी हैव अ वेरी गुड अलायंस। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस इन टर्म्स ऑफ सोशल रिप्रेजेंटेशन एंड इन टर्म्स ऑफ अ लीडरशिप टू। तो मुझे लगता है कि हम लोग पिछली बार से ज़्यादा अच्छा करेंगे इस बार। पिछली बार कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट किए गए थे, चिराग पासवान अलग लड़े थे और नीतीश जी जो हैं वो कह रहे थे कि साहब की ये कार्यक्रम जो है वो बीजेपी ने करवाया है चिराग से, और उसको लेके ऑलमोस्ट टच एंड गो हो गया था। इस बार तो वो सिचुएशन नहीं है। संजय जी, बेसिकली 2000 आपको बताता हूँ, आपने कभी फेविकॉल का जोड़ देखा है? एक ऐड आता था, तो नीतीश जी और हमारा जो जोड़ है ना, वो फेविकॉल का जोड़ है। बीच बीच में टूटता भी रहता है। नहीं समझे आप? मैं आपको उसका बताता हूँ। एक बार नीतीश जी, एक देखिए हुआ क्या था कि नीतीश जी 2 बार जा चुके हैं उधर। देखिए एक चीज़ समझिए, जो अपना होता है ना, उसको हमेशा समझ में आता है कि अपनों के साथ ही वो खुश होता है। तो नीतीश जी को पता है कि अपने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ही हैं, इसीलिए आते हमेशा हमारे साथ में ही हैं। और कम से कम 10 बार स्टेज पे बोल चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके ही हैं, थे हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फेविकॉल का जो जोड़ है ना, वो अब लग चुका है। उसने गठान बांध ली 2020 के बाद में, और पूर्ण रूप से बांध ली है। और जब एक बार फेविकॉल के जोड़ की गठान बन जाती है, वो कभी हटती नहीं है। ये आप समझिए। वो 2020 के फेविकॉल के जोड़ के बाद भी चले गए थे ना एक बार। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि
एक जो होता है ना, कभी कभी व्यक्ति जो है अनचाहे के अंदर भी कुछ टैक्टिकली स्थितियां ऐसी बन जाती है, इश्यूज ऐसे हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, परिवार के अंदर एक पिता और पुत्र मान लीजिए एक दिन लड़ लिए और बेटा जो है वो घर छोड़ के चला गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो वापस आएगा नहीं। दो भाई, सगे भाई आपस में किसी मुद्दे के ऊपर लड़ लिए, उसके बाद चले गया 10 घंटे के लिए, वापस तो घर ही आएगा। एनडीए नीतीश जी का घर है, वो भी ये जानते हैं, इसीलिए हमारे साथ हैं। और आप देखिएगा, ऐतिहासिक बहुमत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, पिछली बार से ज़्यादा सीटों का मैं ऐतिहासिक तो 2010 में आया था, वो तो ना टूटेगा। देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप 20, 15 इन सबको आप देखेंगे, वी विल डू वेरी गुड, वी विल डू बेटर देन 2020। हाँ, और ये फेविकॉल का, जब आप फेविकॉल के जोड़ को हल्के में ले रहे हैं, जब जोड़ जिस तरीके से हो गया है वो अलग है। आप मुझे एक चीज़ नहीं देखी संजय जी आपने, और इस पर मैं विचित्र हूँ कि आपने बिल्कुल कैसे इस वाले पॉइंट को नहीं देखा कि इंडिया अलायंस ने लोकसभा के बाद में एक भी अपनी साथ में मीटिंग नहीं करी। जो राहुल गांधी और सब लोग कह रहे थे कि सबसे बड़ा उनके पास अलायंस, नॉट अ सिंगल मीटिंग, इट इज़ फॉलन अपार्ट। वे और उसके सूत्रधार उस समय कहा करते थे, चलिए नीतीश जी हुआ करते थे, ऐसा जेडीयू कहती है। और अब सबसे ज़्यादा एनडीए की मीटिंग कहाँ हुई है? अब हम लोग के साथ में हुई है। हर बार एनडीए की मीटिंग हो रही है। ये फ़र्क है हमें और हम में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चुंबक हैं जिससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो विकास का रथ है। राहुल गांधी जो है वो रिपल्शन है, जिससे हर व्यक्ति दूर जाना चाहता है, क्योंकि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये फ़र्क है हमें। अच्छा, चलिए, आपने इंडिया अलायंस का नाम ले लिया तो जरा थोड़ी इंडिया अलायंस के बारे में भी बात कर लें। तो इंडिया अलायंस में आपस में क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से अगर आप सच में पूछेंगे, कांग्रेस बहुत खुश है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हारी है। आम आदमी पार्टी बहुत खुश थी कि कांग्रेस हरियाणा हारी है। और कांग्रेस बड़ी खुश थी कि वो लोग महाराष्ट्र हारे, क्योंकि नाना पटोले उद्धव ठाकरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक नैया डुबाने वाले संजय राउत हर दिन उनको गाली बकते थे, उसके बाद भी वो अलायंस में बने रहे। तो अंदर से कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हुई कि क्योंकि उद्धव ये लोग हार गए। शरद पवार जी को शरद पवार जी जो हैं वो जान चुके हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कोई दम नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया अलायंस, तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि लोकसभा टूटना ही है। ये तो कोई, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। सत्ता के अलावा इनमें क्या कॉमन है? ये एक ही वोट के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी उसी वोट के लिए लड़ रही है, आप भी उसी वोट के लिए लड़ रही है, आरजेडी भी उसी वोट के लिए लड़ रही है, सब आपस में एक ही वोट के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अलायंस ख्वाबों में इन सब के हो सकता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं। ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि साहब कि ये आगे अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में क्या देखते हैं आप? ये कांग्रेस वाले इंडिया अलायंस जो है ये इसी फॉर्म में रहेगा या कि अलग अलग चलेगा? अभी उन्होंने कन्हैया कुमार को वहाँ प्रोजेक्ट कर दिया है, दूसरी तरफ से प्रशांत किशोर भी उछल कूद कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर तो वैनिटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं। ही इज़ अ वैनिटी वैन पॉलिटिशियन। So he can be a good strategist and an advisor, but at the moment people don't take him seriously as a politician. जो व्यक्ति तमिलनाडु में जाकर ये कह दे कि वो धोनी से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, वो क्यों गए तमिलनाडु? क्योंकि अपने बिहार कैंपेन की फंडिंग में पैसे कम पड़ रहे होंगे, इसीलिए एक व्यक्ति जो एडवाइस करने के लिए वहाँ पे चले गए, और जैसे कि अपने कैंपेन को फंड कराए, ऐसा लोग कहते हैं और मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं। पर सो लेट्स लीव अपार्ट प्रशांत किशोर फॉर दिस। नाउ लेट अस कम टू कांग्रेस। कांग्रेस के कृष्णा लवरू जो इनके इंचार्ज हैं बिहार के, इनने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी में अगर आपसी लड़ाई ऐसी होती रही तो हम जो है चुनाव हार जाएंगे। और कांग्रेस आरजेडी कह रही है कि हम कांग्रेस को इतनी सीटें इस बार नहीं देने वाले। तो आप ये लिख के रखिएगा, जैसे जैसे चुनाव आएगा ये आपस में एक दूसरे से ऐसे लड़ेंगे जैसे कि दो जानी दुश्मन लड़ते हैं। देयर इज नथिंग विच यूनाइट्स देम। As I said again, they fight for the same vote. कोई दूसरा सोशल बेस ही नहीं जिसके लिए लड़ते। मुझे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का आज की तारीख में बिहार में क्या सोशल बेस है तुष्टीकरण के वोट के अलावा? कौन? तो मुस्लिम वोट के सहारे रहते हैं, या जो आरजेडी का बेस उनको वोट मिल जाए जहाँ पे वो कन्हैया कुमार ने कितनी बार कितने हॉपिंग कर ली, बेगूसराय हारा, दिल्ली हारा। एज कांग्रेस के अंदर भी लोगों बहुत विरोध चल रहा है उसके खिलाफ, वापस से इसमें उसको लेके जा रहे हैं। सो कन्हैया कुमार, देखिए कन्हैया कुमार
को लोग एक पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में ही नहीं देखते हैं। सो कन्हैया कुमार कोई और आगे प्रोजेक्ट करे तो और हमारी सीटें बढ़ेंगी, हमें तो कोई इशू ही नहीं है। राहुल गांधी अगर बड़े पप्पू है तो कन्हैया छोटा पप्पू है, आप समझ रहे हैं, एक बड़ा पप्पू एक छोटा पप्पू। भाषण तो अच्छे देता है। वो तो मैं कह रहा हूँ, बड़ा पप्पू छोटा पप्पू है, वो दे जैसा भी बोलना है बोले, पर जो बड़े पप्पू छोटे पप्पू की जोड़ी जो है वो सिर्फ पप्पू ब्रिगेड को ही अच्छी लगती है, पर जनता उस पर वोट नहीं करती है। तो छोटा पप्पू अगर आ जाएगा बिहार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा हमारा मैंडेट आएगा। कांग्रेस फुल मार्क्सिस्ट हो चुकी है क्या? कब नहीं थी मेरे हिसाब से। नेहरू जी पहले तो एक अम्ब्रेला टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला टाइप का था, पर सोनिया जी के बाद से यूपीए के समय से तो इट हैज बीन कंप्लीटली मार्क्सिस्ट। नाउ इट हैज बीन आउटसोर्स्ड एज अ पार्टी टू बी रन बाय लॉट ऑफ पीपल जो भारत की फैब्रिक को खत्म करना चाहते हैं। कम्युनिस्टों की तो कुछ आइडियोलॉजी थी, कांग्रेसियों की तो 100% कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी नहीं है। इसमें अर्बन नक्सल है, इसमें जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। जो इनको जोड़ता है वो जोड़ता है तुष्टीकरण, करप्शन और देश की सोशल फैब्रिक पे हमला करना, देश को कमजोर करना। जैसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर, कांग्रेस पार्टी आज आपदा में अवसर ढूंढती है। इट रन्स मोर लाइक एन इविल एक्टिविस्ट एनजीओ। यूपी में कांग्रेस का क्या चल रहा है अखिलेश जी के साथ में? वो तो आपने देखा ही, बायपोल के अंदर बेचारे, मैं तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का बेइज्जत किया था डिस्पैशनेटली। आप देखिए ना, उनको सीट बायपोल के अंदर देने की बात करी बेचारे कांग्रेस के लोग, बाद में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम नहीं लड़ेंगे, जब ऑलरेडी समाजवादी पार्टी सब जगह डिक्लेयर कर चुकी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट से फुटबॉल से आम आदमी पार्टी मार रही है, एक फुटबॉल बन गई कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस। इमेजिन करो एक फुटबॉल मैच चल रहा है जिसमें इंडी अलायंस के लोग खेल रहे हैं और बीच में है फुटबॉल के रूप में कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी पहले इधर से मार कहती है कि हम तो नहीं करने वाले तुमसे अलायंस दिल्ली के अंदर, फिर जाकर ये आपकी इधर आ जाता है ये अखिलेश यादव जी जो यूपी से उनको भगा देते हैं। तो आज जितने भी अलायंस के पार्टनर्स हैं वो इधर से उधर कांग्रेस पार्टी को भगा रहे हैं और कह रहे हैं तुम मत लड़ो, तुम लड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। और राहुल गांधी इधर एक फुटबॉल, दूसरा फुटबॉल, तीसरा फुटबॉल, चौथा फुटबॉल। तो हम तो, मैं कह ही रहा हूँ, हम पिक्चर में ही नहीं है, हम तो सिर्फ देश सेवा में लगे हुए हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। आपको देखिए एज एनालिस्ट आपको हर दिन बड़ा अच्छा टॉपिक मिलेगा और लोग की देश की जनता जो देख रही है कि जो आपस में लड़ रहे हैं, जनता कभी किसी को उनको समर्थन नहीं करती। हाँ, पर जहाँ देश के खिलाफ यूनाइट होने की बात होगी यूनाइट होंगे, जहाँ भ्रष्टाचार होगा यूनाइट होंगे, जहाँ इनका तुष्टीकरण का वोट होगा यूनाइट होंगे। अभी तक क्या आपने किसी भी कांग्रेस के नेता को सनातन को जब डेंगू मलेरिया एड्स बोला गया एक स्टेटमेंट देते हुए देखा? क्या जब ममता बनर्जी जी ने जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला किसी ने विरोध किया? खड़गे साहब तो बोल रहे थे कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगी। उनको तो डीके शिव कुमार ने बोला कि बेटा मैं चला गया हूँ, जो करना है कर लो। और उसके बाद इफ्तार पार्टी में बैठे हुए थे, तो उससे गरीबी दूर हो जाएगी। ये ऐसी हैं। अब इनको ये इफ्तारों में जाएंगे परंतु महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहेंगे। देखिए, आपको जहाँ जाना है जाओ, पर सनातन को अपमानित नहीं करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, इन्होंने तय कर रखा है कि अब हिंदुओं से कोई वोट नहीं चाहिए। मैंने जैसे कहा कि ये सारे के सारे केवल 15% हिंदू को वोट के लिए हिंदू लड़ेंगे। समझते ही नहीं है ना, आप समझे तो सही। कांग्रेस पार्टी वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। वो हिंदू को हिंदू कहाँ समझता है? आप कांग्रेस पार्टी की ग्रामर उठा के देखो। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू नहीं कहेगी, वो कोई जाति की बात करेगी, कोई दूसरे कास्ट की बात करेगी, एक के खिलाफ दूसरे की बात करेगी, बिकॉज इट वांट्स टू वीकन सनातन। और ये बाहर की फोर्सेस चाहती कि जहाँ इस देश के सनातन वीक हो गया, जहाँ लोगों के बीच में अपनी सनातनी भावना पीछे हो गई, तो फिर जाके हम राज कर सकते हैं। ये है सीरियसली। राहुल गांधी तो सिर्फ पपेट हैं, बाहर के लोग उनको चला रहे हैं। अभी जो देखा जा रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश की जो बात चल रही है, उसमें भी ये बातचीत चल रही है कि साहब की एक कांग्रेस पार्टी कोई अलग से फ्रंट बनाना चाहती है। उसमें आज़म खां होंगे और उसमें आपका ये आज़ाद समाज पार्टी होगी और छोटे मोटे और कुछ दल उसमें जुड़ेंगे। इस तरह की बात कुछ चल रही है। मुझे लगता है अगर ऐसी बात है तो इससे सबसे ज़्यादा घबराहट तो अखिलेश यादव जी को होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो थोड़ा बहुत वोट है वो भी ये लोग खींचने और डेंट करेंगे। तब तो फिर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी को बी टीम कह देंगे भाजपा की।
तो ये आपस में इनमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. राहुल वांट्स टू कट अखिलेश पॉलिटिकल साइज, अखिलेश वांट्स टू कट राहुल जी पॉलिटिकल साइज, अरविंद केजरीवाल वांट्स टू कट आम आदमी, पंजाब में कांग्रेस एंड आम आदमी वांट टू गो आफ्टर ईच अदर. क्या है ये? मजाक है ये इन लोग के बीच में. सिर्फ घमंड, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण इनको जोड़ता है. इनमें कोई भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है. तमिलनाडु में भी चुनाव अगले वर्ष होने हैं. तमिलनाडु के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एकला चलो या कि इस बार फिर देखिए, alliance होगा? ये तो पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा. इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता. पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लड़ाई होगी वो पीपल ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टालिन परिवार की ज़रूर होगी. इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट DMK, इट इज़ अबाउट पीपल ऑफ तमिलनाडु गोइंग अगेंस्ट द परिवार ऑफ स्टालिन. नहीं तो अगर पीपल ऑफ DMK, पीपल ऑफ तमिलनाडु वर्सेस DMK है, वर्सेस स्टालिन परिवार में, वर्सेस स्टालिन परिवार है, तो आप लोगों को फिर एक साथ आना चाहिए, ऑनरिंग द पीपल्स विल. देखिए संजय जी, आप तो इतने सीनियर एनालिस्ट हैं, इतने सीनियर हर चीज़ को बारीकी से करते हैं. भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अलायंस का डिसीजन क्लोज डोर्स के अंदर पार्टी का नेतृत्व लेता है. जब वो ऐसा लेगा तो आपको भी उसी समय पता चलेगा जिस समय मुझे पता चलेगा. थोड़ा सा बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में पिछली बार मैं और आप दोनों ही गलत हुए थे. जी. तो इस बार आपको क्या दिख रहा है? पिछली वाली ही स्थिति है, क्योंकि पिछली बार भी लोगों ने भले ही कह दिया हो कि वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन अंतिम समय में डर के मारे उन्होंने वोट नहीं दिया. वो डर का जो फैक्टर है वो तो अभी भी है. मुझे लगता है संजय जी, बंगाल में मैं तो ये नहीं मानूंगा कि आप इस तरीके से गलत हुए थे, कि बंगाल में जो पब्लिक परसेप्शन होता है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको बहुत सॉलिड ऑन द डे ऑफ वोटिंग इंश्योर करना होता है कि आप जो है फ्री एंड फेयर पूरी तरीके से रहें. सो बंगाल इज़ एन इलेक्शन विच इज़ लिटरली फॉट, इज़ व्हाट आई कैन से. आपको लड़ना पड़ता है बंगाल का चुनाव. और मेरे हिसाब से मैं बंगाल और दिल्ली में एक पैरेलल देख रहा हूँ. बंगाल में हम लोग 37-38, मतलब हम लोग को जो पहले हम लोग आई थिंक 20 के पहले वाले में हम लोग सिंगल डिजिट पे थे एज अ पार्टी. अब हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन आ चुके हैं. दिल्ली के अंदर भी 15 और 20 के अंदर ये स्थिति थी. दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है. बंगाल में इस बार ममता बनर्जी जी के खिलाफ काफ़ी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है. अब देखना ये होगा कि ये ये एक 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, एब्सोल्यूट बाइपोलर हमारे और TMC के बीच में होता है. परंतु एंटी इनकम्बेंसी तो ममता जी के खिलाफ भयानक है, 20 से ज़्यादा है. ये तो हम 100% श्योर है. अब इस एंटी इनकम्बेंसी को वोट्स में कन्वर्ट करना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, जिस पर मुझे लगता है कि समय आने पर वी विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स. बट बंगाल जीतना हमारी पार्टी के लिए ये एक नेशनल मिशन है, क्योंकि बंगाल एक कस्ब पे है. ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की परिकाष्ठा को क्रॉस कर दिया है. वहाँ कई एरियाज़ की डेमोग्राफी अप्रत्याशित रूप से चेंज हो गई है. उन एरियाज़ के अंदर उनके बॉबी हकीम तो कह रहे हैं, वो तो ड्रीम करना चाहते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बन जाए. ये सब भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो it is extremely important for our party to win Bengal for the larger national cultural renaissance and also for the larger national, I would say, security of the country in years to come. Or Mamata Banerjee has taken Bengal down the level more than the communist. वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम वोट ही निर्धारित करता है. बट इवन इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज, अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर हम 70% का भी स्ट्राइक रेट रख लेंगे तो हम सरकार बना लेंगे. सो वी नीड बेसिकली अ जंप ऑफ रफली 40-45 सीट्स टू कम बैक टू पावर. दिक्कत ये है कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक, ये कहें कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन या एक एट्रिशन जोन बन गया है. तो जब कोई एट्रिशन जोन में जब वोटिंग होती है तब पब्लिक अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रख के सोचती है. मुझे तो नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर लिया हो जिसमें पब्लिक जो कहे कि हाँ साहब अगर हम वोट दे देंगे, और जो सिस्टम है जिसमें आप हर बूथ के वोट अलग से निकाल सकते हो,
उस सिस्टम में तो पब्लिक को पता है कि बाद में अगर ये जीत गए तो ये फिर 2020 को दोहराएं, 2021 को दोहराएंगे, तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस कैसे है? मुझे लगता है अभी चुनावों में समय है, पर जो ग्राउंड से मुझे रिपोर्ट्स आ रही है, हमारी पार्टी को रिपोर्ट्स आ रही है, हम रन अप टू 2020 की जो स्थिति में थे उससे कई बेहतर स्थिति में इस वक्त हैं, पर देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच। तो आइए यहीं पर ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।